कलकत्ता शहर के भागती दौड़ती जिंदगी से दूर बालीगंज के शांत इलाके में एक पुराना पर करीने से सजाया गया घर था। इस घर की दूसरी मंजिल पर रहने वाली मीरा 36 वर्ष की थी। को देखकर कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि उनके भीतर कितनी गहरी उदासी पल रही है। वो एक शिक्षित और स्वावलंबी महिला थी। 8 साल पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनके पति प्रणय, एक जाने माने उद्योगपति, ने उन्हें शादी के 2 साल बाद ही छोड़ दिया था। कोई तलाक नहीं हुआ, बस एक खामोश दूरी बन गई। प्रणय व्यापार के सिलसिले में देश विदेश में भटकते रहे और मीरा अपने ससुराल के उसी घर में एक अकेली वारिस की तरह रह गई। मीरा के मायके में अब कोई नहीं था। उनके माता पिता का निधन हो चुका था। उनके जीवन में जो इकलौता खून का रिश्ता बचा था, वो था उनके चचेरे भाई अर्णव, 20 वर्ष के। अर्णव ने हाल ही में शहर के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। वो एक होशियार, ऊर्जावान और सपने देखने वाला नौजवान था। उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, और चूंकि मीरा के ससुराल का घर बड़ा था, इसलिए बचपन से ही अर्णव मीरा के साथ इसी घर में पला बढ़ा था। तकनीकी रूप से वो उसका चचेरा भाई था, पर मीरा उसे छोटे भाई से बढ़कर मानती थी। एक जिम्मेदारी, एक सहारा। अर्णव अक्सर अपनी मौसी मीरा को वो मौसी कहता था, क्योंकि रिश्ते में वो उसकी चचेरी भाभी लगती थी। पर अर्णव ने बचपन से ही उन्हें मीरा मौसी कहना शुरू कर दिया था। के पास आकर बैठता, अपनी कॉलेज की बातें, दोस्तों के किस्से सुनाता। मीरा, जो आमतौर पर शांत और कम बोलने वाली थी, अर्णव के साथ घंटों बातें करती थी। मीरा मौसी, तुम्हें पता है, आज प्रोफेसर ने एक ऐसी बात बताई कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। अर्णव एक शाम सोफे पर पसरते हुए कहता। मीरा अपने हाथ में पकड़ी किताब बंद करके मुस्कुराती। हाँ, ऐसी कौन सी बात थी? उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा आविष्कार तकनीक नहीं, इंसान का अकेलापन है। इसी अकेलेपन से बचने के लिए हमने इतनी दुनिया खड़ी कर ली। मीरा की हंसी सहसा रुक गई। उनकी आंखों में पल भर के लिए एक अजीब सी नमी आई, जिसे अर्णव ने तुरंत भांप लिया। अर्णव हमेशा से अपनी मौसी का लाडला रहा था। उसने मीरा को हमेशा एक पीड़ित पर सम्माननीय स्त्री के रूप में देखा था। उसकी मासूमियत, उसका निश्चल प्यार मीरा के अकेलेपन पर एक मरहम की तरह था। अध्याय 2। सीमाएं धुंधली होने लगी। अर्णव की छुट्टियां शुरू हो गई। मीरा के अनुरोध पर उसने घर पर ही अपनी इंटर्नशिप का काम शुरू कर दिया। अब वे दोनों एक ही छत के नीचे पहले से कहीं अधिक समय बिताने लगे। मीरा बाहर से भले ही संकोची और संयमित दिखती थी, लेकिन प्रणय के छोड़कर जाने के बाद उनका जीवन एक सूखे रेगिस्तान जैसा हो गया था। उन्होंने प्यार और साथ को केवल किताबों और कलाकृतियों में ही महसूस किया था। उनका वैवाहिक जीवन केवल एक सामाजिक समझौता था, जिसमें शारीरिक या भावनात्मक निकटता का कोई स्थान नहीं था। धीरे धीरे अर्णव को मीरा की आंखों में एक असाधारण गहराई महसूस होने लगी। उसे पता था कि वो अकेली हैं, पर उस अकेलेपन ने उन्हें और भी शांत, रहस्यमयी और आकर्षक बना दिया था। मीरा के प्रति उसकी भावनाएं अब केवल मौसी या बड़ी बहन वाली नहीं रह गई थी। उनमें एक पुरुष का आकर्षण शामिल हो गया था। एक दिन बारिश की झड़ी लगी हुई थी। वे दोनों बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। शहर की सड़कें भीग चुकी थीं और वातावरण में एक सुगंधित ठंडक घुल गई थी। मौसी, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? अर्णव ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में एक निजी चिंता थी। मीरा ने आकाश की ओर देखा। उदास नहीं तो, बस थोड़ा शांत हूं। नहीं, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। तुम्हारी आंखों में एक अधूरापन है। अर्णव ने साहस करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और सहजता से मीरा का हाथ थाम लिया। मीरा चौंक गई। वो स्पर्श केवल एक स्पर्श नहीं था, वो समझ और सांत्वना का स्पर्श था, जो उनके सूखे जीवन में पहली वर्षा जैसा था। उन्होंने अपना हाथ नहीं खींचा। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से अपनी आंखें फेर ली। उस शाम वे दोनों स्पर्श के बाद अजीब सी खामोशी में लिपटे रहे। उस रात किसी को नींद नहीं आई। मीरा के भीतर एक भूकंप उठ रहा था। वो अज्ञात भावना उन्हें डरा भी रही थी और एक नई जिंदगी की उम्मीद भी दे रही थी। अध्याय 3। वर्जित प्रेम का उदय। अगले कुछ दिनों में अर्णव के व्यवहार में एक साहसिक बदलाव आया। वो मीरा को कहानियां सुनाते समय बिना किसी संकोच के उनके खुले बालों में अपनी उंगलियां फेर देता। अब उसने कभी कभी मीरा को मीरा कहकर भी पुकारना शुरू कर दिया था, जिसे मीरा ने एक शुरुआती झटके के बाद स्वीकार कर लिया। मीरा ने अर्णव को एक मासूम छोटे भाई के रूप में देखना बंद कर दिया था। वो उसे एक युवा पुरुष के रूप में देखती थी, जिसके चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ एक निष्ठावान प्रेम की झलक थी। एक दिन बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मीरा एक ऊंची अलमारी से कुछ सामान निकाल रही थी जब उनका पैर फिसल गया।
अर्णव ने तुरंत लपक कर उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों की आंखें पल भर के लिए एक दूसरे में खो गई। अर्णव ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी मौसी के गाल पर एक हल्का चुंबन कर दिया। मीरा की सांसें थम गई। वो आश्चर्य से अर्णव को देखती रही। फिर उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, पर अर्णव को दूर नहीं धकेला। वो चुंबन एक अनकही स्वीकृति बन गया, एक नए अनुबंध की शुरुआत। अगले कुछ हफ्ता में दोनों ने ये बात समझ ली कि ये खिंचाव केवल शारीरिक नहीं है। वे दोनों अकेले थे और एक दूसरे के लिए प्यासे थे। मीरा अर्णव के भीतर अपने खोए हुए जीवन साथी की छवि देखती थी, एक ऐसा साथी जो निष्कपट, प्रेमपूर्ण और संवेदनशील हो। अर्णव मीरा को केवल मौसी नहीं, बल्कि एक पूर्ण, आकर्षक स्त्री के रूप में देखता था, जिसकी आंखों में उसके लिए एक गहरा, अलौकिक प्रेम था। उनका रिश्ता गुप्त था। घर की दीवारों ने उनके प्यार को छिपाए रखा। उनकी आंखें अब एक दूसरे से वर्जित प्रेम की कविताएं कहती थी, जिसे वो किसी और को पढ़ने नहीं देते थे। अध्याय 4, समाज की आंखें। मीरा के ससुराल में एक और सदस्य थी, उनके ससुर की बहन कावेरी देवी। वो एक तीक्ष्ण बुद्धि की महिला थी और घर की हर बात पर उनकी गहरी नजर थी। कावेरी देवी को शुरू में कुछ अजीब नहीं लगा, पर एक दिन उन्होंने देखा कि मीरा की नीरवता अब एक चंचल हंसी में बदल चुकी है। उनकी आंखों में एक नई चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की आंखों की भाषा को समझती है। कावेरी देवी को लगा कि मीरा और अर्णव के बीच कोई अजीब, खामोश रिश्ता पनप रहा है। एक शाम जब अर्णव कॉलेज से लौटा तो कावेरी देवी ने जानबूझकर मीरा से पूछा, मीरा, आजकल तुम अर्णव पर इतना ध्यान क्यों देती हो? कॉलेज के बाद तुम दोनों हमेशा एक साथ बैठे रहते हो। मीरा ने सामान्य ढंग से कहा, कावेरी बुआ, वो मेरा भाई है, छोटा है, उसे मेरी जरूरत है। जरूरत या उससे ज्यादा कुछ? कावेरी देवी ने सीधे मीरा की आंखों में देखा। मुझे तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही है मीरा। ये पवित्र रिश्ते की चमक नहीं है। मीरा ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका ली, फिर कहा, प्यार की कोई उम्र नहीं होती बुआ, और कुछ भावनाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता, वो रास्ता खुद बना लेती हैं। कावेरी देवी हैरानी से आंखें बड़ी कर लेती हैं। वो कुछ नहीं कहती, पर उस दिन से उनकी नजर चील की तरह मीरा और अर्णव पर टिक गई। अध्याय 5, टूटा हुआ विश्वास। एक दिन घर में कोई नहीं था। कावेरी देवी किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने शहर से बाहर गई थी। प्रणय का कोई पता नहीं था। केवल मीरा और अर्णव घर पर थे। अर्णव अपने कमरे में गुनगुना रहा था। मीरा उसे रसोई में बुलाती हैं। वो एक नई डिश बना रही थी, जिसके लिए अर्णव को उन्हें मदद करनी थी। अर्णव मीरा के पास जाता है। मीरा के खुले बाल, उनके चेहरे पर एक अद्वितीय चमक। अर्णव अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता। वो मीरा के करीब आता है। मीरा भी उस पल में खो जाती हैं। उस दिन उन्होंने पहली बार सभी सामाजिक बंधनों को तोड़कर एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह से समर्पण कर दिया। एक गहरा चुंबन, एक ऐसा मक्षण जिसमें उनकी सभी अकेलेपन की प्यास बुझ गई। और ठीक उसी क्षण दरवाजे पर कावेरी देवी खड़ी थी। वो अपना अनुष्ठान जल्दी खत्म करके वापस लौट आई थी। उन्होंने वो सब कुछ देख लिया था जिसे उन्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। कावेरी देवी के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। वो बोलने लगती हैं, तुम मेरी बहन की बेटी के समान हो, और तुम मेरे भाई के बेटे के समान हो। कावेरी देवी ने ठुकराए हुए लहजे में कहा। इन दो पवित्र रिश्तों के बीच एक चिंगारी पिघल गई है। अब इस आग को कौन बुझाएगा? मीरा चुप हो जाती हैं। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। अर्णव अपना शर्म से अपना चेहरा छिपा लेता है। उस कमरे में टूटे हुए विश्वास और असहनीय शर्म की दुर्गंध फैल गई। अध्याय 6, त्याग की परछाई। उस रात मीरा सो नहीं सकी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने और अर्णव के जीवन को एक ऐसी आग में झोंक दिया है जिससे केवल बर्बादी ही मिलेगी। उनका प्यार भले ही सच्चा और गहरा था, पर समाज की नज़र में ये एक वर्जित पाप था। अगली सुबह जब अर्णव सो रहा था तो मीरा ने चुपचाप घर छोड़ दिया। जाने से पहले उन्होंने अर्णव के तकिए के पास एक पत्र रखा। प्रिया अर्णव, तुम मेरी रोशनी थे, मेरे एकाकी सूखे जीवन में एक छोटा सा फूल। मैं एक अंधेरी रात में जी रही थी और तुम सुबह की पहली किरण थे, पर मैंने तुम्हें एक गलत रिश्ते की आग में फेंक दिया। मैं तुम्हें एक ऐसी राह पर ले गई जहां केवल बदनामी और अपमान है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, पर जा रही हूँ उस प्यार को परछाई में छोड़कर। ये त्याग हमारे प्यार को बचाएगा, ये हमारे रिश्ते को पवित्र रखेगा। तुम एक महान इंजीनियर बनोगे, तुम एक अच्छा जीवन साथी पाओगे, और मैं हमेशा तुम्हारी दूर की रोशनी रहूंगी। तुम्हारा प्यार, मीरा। मीरा कलकत्ता शहर से बहुत दूर हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक आश्रम में चली गई।
उस आश्रम में बेसहारा लड़कियों को संगीत और हस्तकला सिखाई जाती थी। मीरा ने वहां अपनी संगीत की प्रतिभा को उन लड़कियों के जीवन में उजाला भरने के लिए समर्पित कर दिया। अर्णव को जब पत्र मिला तो वो टूट गया। उसने मीरा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मीरा ने अपनी पहचान पूरी तरह से बदल दी थी। अर्णव ने खुद को पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। मीरा का त्याग उसके लिए एक प्रेरणा बन गया। अध्याय 7, दूर का उजाला। 4 साल बाद अर्णव कॉलेज खत्म करके शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक शानदार पद पर था। उसे मीरा की कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन वो जानता था कि मीरा कहाँ है। एक दिन अर्णव उस आश्रम में जाता है जिसकी जानकारी उसने बहुत मुश्किल से निकाली थी। दूर से वो मीरा को देखता है। सफेद साड़ी में, हाथ में सितार लिए वो लड़कियों को गाना सिखा रही हैं। उनके चेहरे पर अब कोई उदासी नहीं थी, एक गहरी शांति